जी नाज़रीन, आपको स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और नवाज शरीफ साहब की रैली इस वक्त झेलम में उनका पड़ाव हो चुका है। यहाँ पे उन्होंने एक जलसे से भी खिताब किया और फिर वो वही बात कर रहे हैं कि मुझे 5 जजों ने फारिग किया। पाकिस्तान के अवाम के नौजवानों को की इस वक्त उनको फिक्र है और वो ये कह रहे हैं कि अगर वो ना हुए तो उनका मुस्तकबिल, उनको ये डर है, ये खदशा है कि तारीख हो जाएगा। और बार बार पाकिस्तान के अवाम से एक ही सवाल कर रहे हैं कि आप लाखों करोड़ों लोगों का मैंडेट उनके सामने है और 5 जज कैसे किसी को नाअहल कर सकते हैं। लगता कुछ ऐसे ही है कि नवाज शरीफ साहब इस रैली के जरिए अदलिया के इस फैसले के खिलाफ एक नया मोमेंटम बनाने जा रहे हैं, एक नया नैरेटिव बनाने जा रहे हैं कि अदलिया का ये जो फैसला है इसको हम चौकों चौराहों और जीटी रोड और सड़कों पर ऐसे ही डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान के अवाम की ताकत के जरिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। लेकिन बड़ी खतरनाक बात भी है, अगर इस तरह की बातें की जाती हैं तो क्या बाकी पाकिस्तान में आईन और कानून की जो बालादस्ती की बातें होती हैं उस पर कितना अमल दरामद हो सकता है। इसमें मजीद बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम भी कहते हैं। इस्लामाबाद में हाजिर तशरीफ रखते हैं जनाब उस्मान डार साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, डॉक्टर फारूक सलीम साहब सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं। आज के शो में डॉक्टर हुमा बुखारी साहिबा मौजूद होंगी, कराची से सीनियर एनालिस्ट हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। उस्मान डार साहब, ये जो बात की जा रही है, नवाज शरीफ साहब इस रैली के जरिए निकले हैं, तो आपको क्या लग रहा है अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो क्या कल को लोग इस चीज को बुनियाद बनाकर अदलिया के फैसलों के खिलाफ चढ़ाई कर देंगे? देखिए आसमा, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मियाँ साहब ये तो 5-7 हज़ार लोग आज नजर आ रहे थे, ये 5 से 7 लाख लोग भी लेके सड़कों पे आ जाएं तो अदलिया के फैसले तो ऐसे रिवर्स नहीं होते हैं, ना ही अदलिया के फैसले ख्वाहिशात पे होते हैं और इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वापस हो सकते हैं। और इसमें अब तो कोई शको शुबा राय नहीं कि ये जो रैली है, एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब की रैली नहीं है, ये एक सरकारी सतह पे निकाली हुई रैली है। क्योंकि आप देख रहे थे आज आपके न्यू टीवी चैनल को मैं देख रहा था और कैमरे की आंख दिखा रही थी कि इनके सिटिंग मिनिस्टर वो जो लुडियां और भंगड़े डाल रहे थे और मैं कहता हूँ ये अपने दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हुए हैं। करप्शन के चार्जेस हैं इन पे और नाहल वजीर आजम के जो इस्तकबाल में लुडियां डाली जा रही हैं, ये मकसद कुछ समझ नहीं आ रही। आपको समझ नहीं आ रही? वैसे सारे लोग यही जिससे हम डिबेट कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने वैसे आज खान साहब को कहा है कि जहां आपने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया है मुल्क पाकिस्तान में, एक अच्छा सा मेंटल हॉस्पिटल भी बनवाया जहां ये दरबारी जो है ना इनका दिमागी इलाज हो सके, तो हम अब तंग आ गई है इनसे। अच्छा। बाबा कौम को बताओ किस चीज की लुटियां डाल रहे हैं? हमारा हक है, हमारा आईनी कानूनी जमहूरी हक है, हम जाएं सड़क पे निकले जो मर्जी करें। आप हमें क्यों रोकते हैं? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उस्मा ने इन्हें फारिग किया है और आज जिस तरह ये खुल के सामने आ गए हैं, लोग सिर्फ 5 मकसद आज आपने देखा उन्होंने अपनी स्पीच में मुआवजना किया अपना और परवेज मुशर्रफ का। जी मुझे इन्होंने फारिग कर दिया है और डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को इन्होंने घर नहीं भेजा। मकसद यह है कि आप सिटिंग गवर्नमेंट में थे तब आपने वो तमाम सबूत, वो तमाम चीजें अदलिया तक पहुंचानी थी जिसकी बेस पे परवेज मुशर्रफ को सजा दी जाती। आपने खुद जनरल मुशर्रफ के साथ मुकमका किया, आपके वज़रा तमाम वीडियोज ऑन रिकॉर्ड है क्या होता रहा है। एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं जरा कल पे आना चाहता हूँ क्योंकि एक और इनका वो दरबारी है फेडरीन हनीफ अब्बासी, आप देखते हैं बड़के लगाते हैं, वो भी बाहर आके सुप्रीम कोर्ट के देख लेंगे कर लेंगे। और मेट्रो करते थे जी हमने मेट्रो बनाई, क्या इनको रावलपिंडी की आवाम ने कल फैसला सुनाया? क्लियर फैसला था रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम का कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, हम इंसाफ के साथ खड़े हैं। और ये जो अवामी रेफरेंडम की बात कर रहे थे जी के कौम नवाज शरीफ के निकले के बुरी तरह नाकाम हुए हैं और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि आज वो जो प्राइस बॉन्ड जिसको हम जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं, ख्वाजा साद रफी, किस तरह 120 और 30 की स्पीड पे वो गाड़ी चला रहे थे। आज वो जेम्स बॉन्ड बने हुए थे, मैसेज उनको मिला, आज उन्होंने कहा भगाओ बैठे और उसके बाद गाड़ी भगा दी। मकसद आपने देखा कैसी रैली थी, 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही थी और जो सर पहला पड़ाव बड़ी रफ्तार के साथ एक तो रैली निकली और देर से निकली पंजाब हाउस से, तो आप कैसा देख रहे हैं तमाम सफर को जो इस्लामाबाद से इसका आगाज हुआ और अब झेलम पे इख्तिताम हुआ है, कैसा देख रहे हैं? कुछ चीजें तो बड़ी तारीखी हैं इस रैली के अंदर। पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली सियासी रैली होगी कि जिसकी डिमांड अभी तक हमें पता नहीं है कि क्या मांग रहे हैं, चाहते क्या हैं। अभी तक मैंने कोई सियासी रैली पाकिस्तान में निकलती नहीं देखी जिसकी डिमांड आपको सामने ना हो कि क्या हो। पहली
पाकिस्तान की तारीख में सियासी रैली है कि जिसमें एक नाअहल प्रेसिडेंट या एक नया नाअहल वजीर आजम या नाअहल शख्सियत जो है वो उसकी क़यादत कर रही है। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि आई थिंक सिटिंग गवर्नमेंट, मतलब इस्लामाबाद में भी इनकी हुकूमत है, लाहौर में भी इनकी हुकूमत है, और सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो रैली के शुरका हैं, ऑपोजिशन भी खुद ही हैं, हुकूमत भी खुद ही हैं, मजलूमियत का भी है, लेकिन मकबूलियत देखिए ये खिता जो है जो रावलपिंडी से शुरू होता है लाहौर तक जाता है, जीटी रोड का खिता कहलाता है। इसमें तकरीबन 5-5.5 दर्जन नेशनल असेंबली की सीटें आती हैं। ये तकरीबन सारी ही सीटें पीएमएलएन ने जीती हुई हैं। ये कह देना कि ये मकबूल नहीं है इस खिते में, ये गलत होगा। देखिए पीएमएलएन का एक खास वोटर है, मिडिल क्लास का वोटर है, ये वोट पीएमएलएन को डालता है, जरूरी नहीं कि ये सड़कों पे निकल के आए। देखिए पीटीआई वाला इमरान खान के जलसे बहुत बड़े होते हैं, लाहौर में भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनको वोट नहीं पड़ता, लेकिन ये इनको वोट पड़ता है। देखिए वोट का और जलसों के नंबर्स का पाकिस्तान के अंदर कोई आपस में प्रोपोर्शनेट नहीं होते हैं। आपका जलसा बहुत बड़ा हो सकता है और आप इलेक्शन हार सकते हैं। यहां से तकरीबन इनको पंजाब के अंदर कोई 1 करोड़ और 48 लाख वोट जो सारी पार्टियों से ज्यादा ये मकबूल हैं, और मैं समझता हूं कि इनका वोट बैंक अभी भी इंटैक्ट है। इस खिते का वोटर जो है वो करप्शन के बेसिस के ऊपर जब वो बैलेट बॉक्स डालने जाएगा तो उसका पहला थॉट ये नहीं होती कि इन्होंने करप्शन किया है। ये फिर वोटर निकला नहीं। मुझे जिस तरह की तवक्को थी वोटर निकलता ही नहीं, अवाम होंगे, एक अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर होगा, चाहे वो सड़क के दाएं बाएं ही खड़े और गाड़ी 120 की रफ्तार से ही जा रही हो, बट लोग होने चाहिए। तो उस तरह की अवाम ठाठे मारता हुआ देखिए अब क्या होगा जब इसका तजजिया होगा। पीएमएलएन वाले कहेंगे कि लाखों लोग निकले, पीटीआई वाले कहेंगे सिर्फ कुछ हजार थे। जो असलियत है वो प्रॉब्ली इन दोनों के दरमियान होगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब ये रैली खत्म हो जाएगी, अगर जुमे को खत्म हो जाती है, कल लाहौर पहुंच जाते हैं, तो मंगल तक बुध तक सारी पाकिस्तानी अवाम इसके मुतालिक या तो कंप्लीटली भूल चुकी होगी, या फिर बी एब्सोल्यूट नॉन इवेंट, अनलेस खुदा ना करे अगर कोई हादसा हो जाता है मेजर किस्म का, तो फिर ये याद तारीख में रह जाएगा, वरना 2-3 दिन में सब लोग आम रैली की तरह इसको कोई इतनी अहमियत आप कह रहे हैं उस तरह की नहीं मिल सकती। डॉक्टर साहिबा आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो रैली है आप भी देख रही हैं कल से टेलीविजन स्क्रीन पे, जिस तरह से लोग बाहर भी निकले, नवाज शरीफ साहब ने अपना खिताब भी किया, और खुसूसन खिताब का मरकज महवर और फोकस एक ही है कि मुझे 5 जजेस ने फारिग किया, मुझे 5 जजेस ने घर भेज दिया। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मकसद इस रैली से वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं जब वो जीटी रोड के जरिए लाहौर पहुंचेंगे? मेरे ख्याल है नवाज शरीफ साहब उन बदकिस्मत लीडर्स में से हैं जिन्हें मुस्तकिल मिसगाइड किया जा रहा है। अच्छा, मतलब जिन लोगों ने भी उसको इस रैली का मशवरा दिया था वो इस कदर काउंटर प्रोडक्टिव है जिसकी इंतहा नहीं है, और 22 से शर्मिंदगी है, और हम इंटरनेशनली एक मजाक बन गए, क्योंकि जाहिर है कि लोग देख रहे हैं कि सूरत हाल के, फिर इनके मिनिस्टर्स की डेस्परेशन की ये हालत है कि वो जो हैं वो गलत तस्वीरें जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। मतलब ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो शख्स अगर पुरानी तस्वीरें ट्वीट करेगा और मीडिया फिर उसको एक्सपोज करेगा तो फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि किस किस्म की डेस्परेशन जो है मुमताज कादरी की जनाजे की तस्वीर को उन्होंने किया। बिल्कुल जी, और देखिए मैं आपने मुमताज कादरी का नाम ले लिया, मैं तो वो नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन मुमताज कादरी के तो उसमें वाकई इतने लोग निकले थे, तो क्या इसका मतलब है कि गुनाह कर सजा नहीं दी जाएगी? ठीक, मतलब आप कत्ल करें, अगर आपके पास मैंडेट है तो फिर क्या आपको उसकी सजा नहीं मिलेगी? आपने पाकिस्तान के लोगों का माशी कत्ल किया है, और अब उस माशी कत्ल के हवाले से जब आपको बरतरफ किया गया, देखिए ये जो बार बार कहते हैं ना कि हमें अकामे पे बरतरफ कर दिया, तनख्वाह ना लेने पे बरतरफ कर दिया, ये धूल झोंक रहे हैं मेरी और आपकी आंखों में। एक तो ये बात भी सामने आ जाएगी, 21 ममालिक में इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, 21 ममालिक में। जो 10th वॉल्यूम खुलेगा तो इस कदर शर्मिंदगी होगी हमें, क्योंकि उसका शायद 60% जो फोकस है वो इनके बिजनेस इंटरेस्ट है इन इंडिया। ठीक, और उससे भी अहम और बड़ी बात ये कि आप हिस्टोरिकली देखें कि जब जजेस के पास लार्जर पिक्चर होती है
तो वो उसी बात पर आपको सजा देते हैं जिसके एंड्स टाइड अप हों। ये ट्रायल कोर्ट नहीं था। जी जी बिल्कुल नहीं। नैब का क्या हशर किया? 12 रोज हो गए, कुछ मूव नहीं हुआ है नैब में। आपने पिटिशन फाइल कर दी है कि जी आप उसके ऊपर जो जज की कदगन है उसके भी आप खिलाफ जाना चाहते हैं, तो चलिए वो आपका हक है। उसको पिटिशन भी फाइल करना आपका हक है कि आप इसको दोबारा इवेल्युएट करा लें। लेकिन ये सड़कों पे निकलकर 2 मुतबर इदारों को, मुल्क के फौज को भी आप बुरा भला कह रहे हैं और अदलिया को भी आप बुरा भला कह रहे हैं, इसके नताइज क्या होंगे? उन तमाम अवामिल की तरफ इशारा कर रहे हैं जो आपने खुद नहीं किया। बिल्कुल, तो इसके नताइज तो खौफनाक हो सकते हैं ना? तुम पकड़ते ठीक, लेकिन इसके डॉक्टर साहब इसके नताइज तो खौफनाक हो सकते हैं। देखिए, हुकूमत स्टैंड स्टिल पर है, फॉरेन पॉलिसी स्क्वीज बहुत ज्यादा हाई है, ठीक, होस्टाइल बॉर्डर्स हैं, सही, और कुछ नहीं हो रहा। सही, मतलब हम तो वहां खड़े हैं कि जी हम रैली देख रहे हैं और हमारे अफवाज जो हैं वो मर रही हैं। ठीक, तो बिल्कुल सारी हुकूमती मशीनरी इस पे कि ये मुल्क किसके हाथ में चल रहा है और हुकूमती मशीनरी सारी इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन अभी मरियम औरंगजेब जो कि स्टेट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन की, वो ये कहती हैं कि जी कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं की जा रही। उस्मान डार साहब, ये जो अकामे की बात हो रही है, अकामे के बाकायदा पैम्फलेट जो है लोगों को दिए जा रहे हैं कि देखिए आपके एक मासूम वजीर आजम को किस तरह तनख्वाह ना लेने पर, और अभी भी अपनी तकरीर में वो ये कह रहे हैं कि मैं बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना अहल किया गया। आज आप एक और पिटीशन लेके गए हैं। बात पे आना चाह रहा हूं आसमा, इतनी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी कौम के हमारा वजीर आजम एक तो ये वहाँ अकामा लेके बैठे थे, और जब मैंने ख्वाजा आसिफ का अकामा और उसके साथ सारी डिटेल्स पढ़ी तो इनको शर्म आनी चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इन्होंने यूएई की कंपनी के साथ, 6 दिन वर्क, एक वीक में एक छुट्टी है और 6 दिन इन्होंने काम करना है। अच्छा। ये डिफेंस मिनिस्टर जो कि एक्स डिफेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के और वाटर एंड पावर के, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिटिंग मिनिस्टर 2 वजारतें होते हुए, इतने तो ये काबिल लोग हैं। और 50,000 जो है वहां ये दिरहम इनकी सैलरी लगी हुई थी। और उसके जब मैंने फिर तमाम डिटेल डॉक्यूमेंट देखे, ना ही इन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया हुआ था, जो इन्होंने इनकम स्टेटमेंट दी वहां इन्होंने दिखाया हुआ, करोड़ों रुपए की वहां को इन्होंने दिखाई हुई हैं एंट्रियां, बाहर से पैसा आ रहा है जा रहा है, जो एक था लूटमार का सिस्टम निजाम। और फिर ये कहते हैं जी हमें पूछे नहीं, हम बाहर भी कुछ चोर डाकू बन के रहे और मुल्क के खजाने भी लूटे और हमसे पूछा ना जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की जो देखे कहीं भी कहते हैं जी 62-63, अब अगर कोई MNA है MP है उसके ऊपर अखलाकियात का बार तो है। अगर मगरब की बात आप करते हैं तो वहां भी ये एग्जिस्ट करता है, सिर्फ फर्क ये है कि वहां की अखलाकियत ये है कि अगर ये वाला केस जो मियां नवाज शरीफ वाला था यूके में हुआ होता तो वो घर जा चुके होते, उनकी पार्टी ही उठा के उनको घर भेज देती, वहां 62-63 का एक्शन नहीं करना पड़ता जजेस को। लेकिन यहाँ ये इतने बेहिस हैं, बेशर्म है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये आहत तक गए हैं, इनको पता है हमने डाका डाला है, लूटमार किया, कहते हैं जी हमने करप्शन नहीं की। तो आपके ऊपर 6 नैब में रेफरेंसेस क्यों भेजे? बिल्कुल दाखिल कर दीजिए। तो ये एक प्रेशर ये भी डालने की कोशिश की जा रही है नैब के अंदर, जो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो रेफरेंसेस दाखिल किए जा रहे हैं, अगली एक मूव ये हो सकती है कि क्योंकि अभी नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि एक सिटिंग जज को सुपरविजन पे वहां बिठा दिया गया, तो क्या नैब पे भी एक तरह से दबाव डालने की अब कोशिश हो रही है? देखिए, एक पहला फेज था जो अक्टूबर-नवंबर में शुरू हुआ और जुलाई की 28 तारीख को उसका फाइनल फैसला आया, जिसमें अदालत ने फैसला कर दिया और मुकम्मल अदालती कानूनी हवाले से इनकी मुकम्मल शिकस्त हो गई। वो जो एब्सोल्यूट उसको मान नहीं गई अभी तक नहीं। देखिए, अमल दरामद तो शुरू हो गया, आप माने या ना माने। अगर नहीं मानते तो ये बड़ा खतरनाक मामला होता है। अगर आप कहते हैं कि मैं एक अदालत का फैसला मंजूर नहीं करता हूं, तो फिर आप क्या पैगाम दे रहे हैं अपनी सारी आवाम को? फिर तो आप इंतशार फैलाने का काम दे रहे हैं ना। अब देखिए, यहाँ पे एक मुतबादिल बयानिया बिल्ड कर रहे हैं अपने वोटर्स के लिए। अदालत ने इनको नाअहल करार दे दिया और वो मामला करप्शन पे ही आके रुकेगा। देखिए, एक वो इकामा के ऊपर इनको नाअहल करार दे दिया गया, बाकी जो हजार दफे लिखे गए हैं उसमें कोई इनकी तारीफ तो कहीं नहीं लिखी गई और 5 जजेस। अब ये एक मुतबादिल बयानिया अपने वोटर्स को दे रहे हैं कि अदलिया ने हमारे साथ ज्यादती की है, देखिए, और फिर साथ ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ साजिश की है। तो ये
करप्शन हमने नहीं की, हमको तो एक काम, ये एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव जिसको कहते हैं, वो ये अपने वोटर्स को बेचने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये मेवा बिकेगा नहीं। स्पेशली इस खित्ते में जो वोटर है वो रिलेटिवली जरा ज्यादा पढ़ा लिखा है बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में, और उसकी आमदन का लेवल जो है वो भी बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में जरा ज्यादा है। तो ये मोर अवेयर है, ये आप इसको बेवकूफ नहीं बना सकते। तो ये कोशिश क्या बेसूद तो नहीं साबित होगी? एंड में आपको लग रहा है कुछ ऐसा ही होगा? पैगामी रैलीज को आप कह सकते हैं, ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि अदालत ने जो फेज 2 खोलना है, बस मेरा जाती ख्याल ये है कि फेज 2 जो है वो तकरीबन 100 गुना ज्यादा खतरनाक होगा फेज 1 से। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं वॉल्यूम 10 भी अगर खुल गया तो वो ज्यादा मसले मसाइल खड़े कर सकते हैं। अब ये 90 की दिहाई की सियासत आ गई। आप 10, 15, 20 साल की पुरानी सियासत अगर पाकिस्तान की देखें तो ये हमारी तारीख है कि जो सियासी तौर पर बहुत ताकतवर होता है उसके ऊपर कानून का इतलाक नहीं होता। अगर आप अपनी सियासी स्ट्रेंथ दिखा देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, तो फिर कानून उसके ऊपर। अब ये बदल गया है, अब ये 2017 आ गया, अब वो वाला मामला नहीं है। लेकिन वो ये डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि एक सियासी फैसला है, ये एक मुतनाज़िया फैसला है, बहरहाल वो बार बार ये कर रहे हैं। तो क्या पहले माजी में जैसे 90s में अदलिया पे चढ़ाई की थी इन्होंने, मार कुटाई हुई वहां पे जजेस के हवाले से, हमने देखा बिल्डिंग के साथ जो कुछ हुआ, अभी वही हो रहा है। ये के जरिए ये वो अपना मंजरनामा, अगर आप मुझसे पूछें तो 90s में और आज जो मेजर फर्क है ना वो मीडिया का है। आज माशाल्लाह मीडिया आजाद है, और अगर कैमरे की आंख आजाद ना होती तो इन्होंने आज भी वही कुछ करना था। मैं बता दूं जो 90s में करते रहे हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी चढ़ाई करनी थी, सब कुछ करना था। एक तो मीडिया का खौफ था, फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान जैसे हमारे वर्कर्स, हम पूरे तैयार थे कि अगर ये करते हैं तो फिर हम भी इंशाल्लाह ताला खड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो यही वजह है कि जिस तरह से मीडिया ने इनको एक्सपोज किया है। एक तो वो जंग चल रही थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर थी, एक बाहर मीडिया पे भी हो रही थी। मीडिया भी तमाम हकायक दिखा रहा था, और बॉल टू बॉल एक मैं कहना चाहता हूं केस चल रहा था कि क्या चीजें लेके आ रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। अगर मीडिया ना होता तो इन्होंने कतरी लेटर, मैं कहता हूं जैसे एक दफा हेलीकॉप्टर केस भी नहीं याद होगा, उसमें भी इन्होंने एक लेटर ही लेके आए थे। तब था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बजाय प्रिंट मीडिया का दौर, वो अखबारों में आए, किसी ने देखा। आज कौम को आप लोगों ने, मैं आसमा कहना चाहता हूँ, हिराजे तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान के मीडिया को, आप लोगों ने कौम को जगाया है, आप लोगों को दिखा रहे। आज भी अगर कैमरा ना हो, अगर आज मीडिया के साथ अदलिया का रोल, अदलिया माशाल्लाह उसमें भी आ रहा हूँ। पहले ये मैं यही देखें जो आप दिखा रहे हैं, अगर ये सिर्फ एक पिक्चर खींची जाए और उसे फोटोशॉप करके बहुत बड़ा दिखा दिया, तो उसके बाद मैं आता हूँ जजेस पे, उसके बाद मैं आता हूँ GIT पे। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है पाकिस्तान में। मैं भी गया हूँ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक गया हूँ, गांधी केस में हम गए हैं, लेकिन एक आवाज जो थी ना वो हमेशा से इस खित्ते में एग्जिस्ट करती थी, और यार कुछ नहीं हो सकता, ये अनटचेबल नहीं, ये एक आवाज थी। अब उस चीज मैं आपको बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, जब मेरे कानों में आवाज आई कि नवाज शरीफ नाअहल हो गया, तो मैं ऐसे वाकई ये हुआ है। और ये थी वो आवाज जो आज मुल्क पाकिस्तान में खत्म हो गई है। और ये अब ये नवाज शरीफ जो नारे लग रहे हैं, और जो आप देख रहे हैं, मुझे तरस आ रहा था जैसे आज जेल में हो रहा था, मुझे 5 जजों ने 1 मिनट में फारग कर दिया। बाबा, जो पाकिस्तान के नौजवानों का आप लोगों ने मुस्तकबिल फारग किया है, किस पैमाने के डाके मारे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं मुझे डर है पाकिस्तान के कौम के जो नौजवान है उनका मुस्तकबिल तारीख ना हो जाए, वो ये भी कह रहे हैं, वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। नौजवान तो वो 2 बबलू ही थे, मुझे माजरत कहना पड़ता है, इंग्लैंड में बिलियनियर बन के बैठा, मुस्तकबिल तो उनका बना है। साबिक के जमाने हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, आपको वेलकम भी कहते हैं मुसद्दिक वली साहब। ये जो एक पावर शो जिसका आपने आगाज किया, लोग बार बार पूछ रहे हैं इसका मकसद क्या है, क्योंकि हमने जो 3-4 मियां साहब की तकारीर सुनी है उसमें एक ही चीज नजर आ रही है कि मुझे 5 जजेस ने घर भेज दिया, आपके फैसले की तौहीन हुई, पाकिस्तान के अवाम की तौहीन हुई। तो अदलिया को क्या ये मलाइन करने की एक रैली है जो लाहौर तक हम इसका मंजर देखेंगे क्या? देखिए, बड़ी सीधी सादी सी बात है। 3-4 चीजें उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ पेश की हैं सबके सामने। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि मैं आपको बताता हूं कि ये तहरीक क्या नहीं है। अच्छा। ये ना तो रिस्टोर होने की, ना फैसला वापस लेने की, ना वजीर आजम हाउस जाने की तहरीक है, ना असेंबली या पार्लियामान में जाने की तहरीक। तो ये बात तो वाजे हो जानी चाहिए। ठीक। अदलिया ने कहा आप घर चले जाएं,
उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, अपना सामान पैक किया, 2-3 घंटे के अंदर दफ्तर भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया और अपने मुमरी वाले घर में चले गए। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि जो अदालत ने फैसला किया उसको मनोवन कबूल कर लिया गया, उस पर उसकी अमल दरामद उसके ऊपर कर दिया गया। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इस फैसले से सहमत हैं, क्या आप इस फैसले से एग्री करते हैं? तो यकीनी तौर पे नहीं करते। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम पहले भी पेश करते रहे हैं। मुकदमे की जो JIT की फॉर्मेशन थी उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए, तरीक़ाकार पे भी तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए और फैसले पे भी तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। अब वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात या तो सिर्फ मियाँ साहब और उनके इर्द गिर्द 10-50 लोगों के हो सकते हैं या तमाम अवाम के हो सकते हैं। तो वो जहां जहां से गुजर रहे हैं वो लोगों से वही सवाल पूछ रहे हैं जो अहले कलम अहले खिर जो हैं वो भुट्टो साहब की फांसी के मुतालिक पूछते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि भुट्टो साहब की फांसी आप अमल दरामद तो हुआ उस पर, क्या आपको कबूल है? जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ अमानत के तौर पे। इसी तरह 1955 के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के जरिए जो 5 या 4 मार्शल लॉ आए तो वो उन पे अमल दरामद तो हुआ, लेकिन क्या आपको कबूल है ये फैसला? चले हमें कबूल नहीं है वो फैसले, उन पे हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन जमीनी हकायक देख लें अगर डॉक्टर साहब, उस वक्त के हकायक देख लें, उस वक्त के मारूजी हालात को देख लें, तब एक डिक्टेटरशिप का दौर होता था। आज कौन सी डिक्टेटरशिप है? आपकी अपनी हुकूमत है, इस वक्त जुडिशरी आजाद है, सिविलियन बालादस्ती है, इदारे मजबूत हैं, चल रहे हैं। ये आप लोग खुद ये ऐसी बात करते थे हमेशा से। आज तो कोई डिक्टेटर नहीं खड़ा जो शब खून मार रहा है। अदलिया के अंदर भी कोई ऐसा शायद डिक्टेटर नहीं है कि जो शब खून मार रहा है, या पीछे कोई ऐसी तलवार नहीं लटक रही। आज तो वो हालात डिफरेंट है अगर माजी की अगर हम बात करते हैं। देखिए 1990 के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह कोई डिक्टेटर नहीं था। 58(2)B थी एक, वो 58(2)B जो थी उसमें 3 हुकूमतें 10 साल में उल्टा दी गई। तो ये तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो क्या सिर्फ डिक्टेटरशिप के अंदर वज़ीर आज़म जो है उनको घर भेजा गया है? पाकिस्तान में 17 वजीर आजम गुजरे हैं जिनमें से एक भी अपनी आईनी मुद्दत मुकर्रर नहीं कर सका। चलें आप समझते हैं कि वजीर आजम अच्छे नहीं, नवाज शरीफ अच्छे नहीं, आप समझते हैं उन्होंने करप्शन की, चलें आप कह दीजिए, मगर बाकी वज़राए आजम मोहम्मद खान जुनेजो यानी 1955 से लेकर आज तक एक भी वजीर आजम जो है वो अपना वक्त नहीं पूरा कर सकता। इसकी क्या वजह है? लेकिन आप माजी में चले खुश भी होते रहे। जब बीबी की हुकूमत जाती थी वो नवाज शरीफ साहब खुश होते थे, नवाज शरीफ साहब की जाती थी तो बीबी खुश होती थी। तो उस वक्त सही कह रही है, मगर इसी वजह से नवाज शरीफ साहब एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं कि हमें 90 की दिहाई को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। ये ऐसा नहीं है। उन्होंने उस दिन ये भी कहा कि मैं कभी ऐसा नहीं कि शुरू से ही मैं इसी तरह का था। ये वक्त के साथ साथ मुझे समझ आई है कि सियासत का असल मकसद जो है वो आइन की पासदारी है, वो लोगों की खिदमत है। और किसी मुल्क के अंदर अगर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो गलती देखिए, जब जिस दिन JIT बनाई गई थी उस दिन PMLN के अंदर मिठाइयां बांटी गई, बांटी गई पहली। और दूसरी चीज ये है कि ये कह देना कि किसी वजीर आजम ने हमारी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, ये फैक्चुअली गलत है। जुल्फिकार भुट्टो साहब ने अपनी पूरी की है। और जब आप पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आपने पार्टी की बात करनी है। पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत अपना दौर पूरा किया, उसके दौरान आप वजीर आजम अगर बदलते रहे तो वो तो पार्टी के ऊपर पार्टी की स्वाब दी। लेकिन यहाँ ये इंडिविजुअल का जिक्र करता है, इंडिविजुअल का जिक्र करते हैं तो जुल्फिकार भुट्टो ने अपनी पूरी की है। डॉक्टर साहब उन्होंने खुद से अर्ली इलेक्शन कॉल किया। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि फिर जो पिछली हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसमें खुद आपको भी याद होगा, कौम को भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यही मियां नवाज शरीफ साहब खुद काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए और फिर ये 10 देते थे यूसुफ रजा गिलानी साहब को छोड़ दो, भेज दिया गया तो आप चले जाओ, ये कर दो। आज कह रहे हैं कि वो नाअहली गलत थी। मकसद अपने आप पे पड़ी है तो वो सब कुछ वो क्या कहते हैं जी ज़ाबे माजी और वो याद आ रहा है सब कुछ। मकसद ये है डॉक्टर साहब आप कौम को गुमराह ना करें। मकसद ये है कि जिस तरह खुल के आज आप लोग आ गए हैं जजेस के ऊपर और फिर आप फौज को भी अटैक कर रहे हैं, आप समझते हैं कि आप लोग पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मकसद ये है कि रैली ठीक है आपने निकाली है, हम लोगों ने तो माजी में अगर रैलियां निकाली हैं तो हम तो करप्शन के खिलाफ निकले थे, धांधली के खिलाफ निकले थे, हमारा मकसद सामने था, हमने ऐलान किया। आज तो आप बताते ही नहीं है,
आप खुल के बात ही नहीं कर रहे कि हमारा एजेंडा क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हमने हासिल क्या करना। और एक तरफ आखिरी सवाल जो मैं करना चाहता हूं कि एक तरफ आप NA 120 का कैंडिडेट तक अनाउंस नहीं कर पा रहे, आप इससे ज्यादा नालायकी में क्या कह सकता हूँ। वो पता नहीं कौन सा सरप्राइज होना है, घबराहट में है कहीं हार ना जाए। सुबह कैंडिडेट एक होता है, दोपहर में एक होता है, रात को एक और आ जाता है। पहली तो मुझे ये बताइए कि मुझे तो इन्होंने आपके प्रोग्राम में आने का कहा था और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आपका प्रोग्राम बड़ा मजेदार होता है। सर गेस्ट ने बात की, एक उन्होंने सवाल किया, उस्मान डार साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब कोई सख्त सवाल कर दिया मैंने? नहीं, आप सख्त कलामी कर रहे हैं, मुझे सख्त सवाल से कोई आर नहीं। मेरे साथ आप तो मेरे दोस्त हैं, आपको तो मैं मिलता हूँ कई मरतबा में, आपने कभी ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं जो आप टेलीविजन प्रोग्राम में करें, लेकिन चले आपकी मर्जी, मैंने तो समझा कोई और साहब होंगे। देखिए बात यह है कि अगर उन्होंने उस दिन भी तमाम जो जर्नलिस्ट थे उनके सामने ये बात कही कि हम अब भी ये समझते हैं कि जो हकायक यूसुफ रजा गिलानी साहब के वक्त के थे, हम उस वक्त उनके साथ अग्रीमेंट के अंदर नहीं थे और हमने उनको अपोज किया, और अगर आज भी वो वक्त आए तो हम उनको अपोज करेंगे उन्हीं बुनियादों पर। क्योंकि उस वक्त एक केस था चल रहा $70 मिलियन का, जिसको हुकूमत पैरवी नहीं कर रही थी और इस पर स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा था। लेकिन हम इसके बावजूद अब ये समझते हैं कि उनको नाअहल करार देकर घर भेजना जो था वो मुनासिब नहीं था। ये बात उन्होंने उस दिन बरमला कह दी है। दूसरी बात ये है कि अगर आप आइन की पासदारी चाहते हैं तो आप हमारे साथ चलें, नहीं चाहते तो अपोज करें। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि माजी के अंदर हमने कुछ चीजें ऐसी की हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में इस मुल्क में कभी आइन की पासदारी चलें? लेकिन आप सीख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम सीखना चाह रहे हैं। हर बंदा सीखता है, बिल्कुल, और माजी की गलतियों से सीखना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर हुमा बुखारी साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी होगी, वो ये कह रहे हैं हमने माजी से बहुत कुछ सीखा, फिर मिसाल के जमहूरियत आ गया, 90s की सियासत हो गई, लेकिन आज जो मियाँ साहब कर रहे हैं, अब आज जिस तरह से वो जजेस को ललकार रहे हैं अवाम के दरमियान खड़े होकर, क्या इस चीज से वो सबक सीखेंगे? कुछ अरसे बाद यही ना हो कि वो खुद पछताना पड़ जाए कि हाँ जी मैंने जो रैली में जो बातें की थी वो ठीक नहीं थी। देखिए 4 साल आप इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज करते रहे फॉर कंटेनर पॉलिटिक्स एंड रैली पॉलिटिक्स। आज आपकी मर्जी के खिलाफ जरा सी कोई चीज हुई तो आपने भी वही वतीरा आजमाया और अपनी हुकूमत की सपोर्ट के साथ आप रैली और कंटेनर पॉलिटिक्स की तरफ चल पड़े। उससे भी ज्यादा अहम बात यह कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने मुसद्दिक साहब फरमा रहे हैं कि बैग पैक किया, आप घर चले गए, आपने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। आपने अदालत ने जो आपसे कहा वो आपने किया और आपको करना ही चाहिए था। अगर आपको एतराज है तो आप लीगल कोर्स अपनाइए, आप रिव्यू में जाइए, लेकिन ये क्या तरीका है कि आपने पूरे मुल्क को स्टैंड स्टिल पे कर दिया है। और मैं दोबारा कहूंगी कि ये इन्होंने गलती की है, क्योंकि अभी ये गुजरात नहीं पहुंचे हैं, वहां इनके खिलाफ बैनर्स लग गए, बहुत जगह इनकी तस्वीर पर स्याही फेरी गई है। रात को तो मैंने ये भी सुना है, हो सकता है मेरी खबर गलत हो, कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो उन्होंने खाना नहीं खाया, नाराज हो गए, लोगों पर इतने नाराज थे कि जी तुमने मुझे किधर फंसा दिया है। आप मौसम देखिए, इनका ऐसा डिस्कनेक्ट है एक आम आदमी से। ये खुद तुम आप एयर कंडीशनर कंटेनर के अंदर बैठे हैं, फॉग जम जाती है, अंदर इतनी ठंडक है कि आपकी शक्ल भी साफ तौर पर नजर नहीं आती, और आप चाहते हैं कि गर्मी में आके लोग मर पट जाएं। बिल्कुल, पुलिस वाले ज्यादा हैं और लोग कम है। मतलब आपने अपना मजाक आप बनवाए, लेकिन आप क्योंकि साबिक वजीर आजम थे लिहाजा आपने मुल्क का मजाक बनाया। लेकिन इनको ये मशवरा किसने दिया होगा कि जब कोई इनसे पूछो तो ये कहते हैं इमरान खान भी मनी ट्रेल नहीं लाए। भाई जी मैं कहती हूँ आप इमरान खान को भी निकालें। ठीक, मैं तो नहीं कहती आप इमरान खान को सर पे बिठाएं, जो एक आम आदमी है, जो एक सिटीजन है, जो एक थिंकिंग एलीट है या थिंकिंग ह्यूमन बीइंग है, वो कहता है कि भाई अगर इमरान खान ने किया तो उसको भी निकालो और तुमने किया तो तुम भी घर जाओ, क्योंकि इमरान खान ने किया है इसलिए मेरा भी जायज है। ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आती। लेकिन रफीक साहब भी ये कहते हैं आज हमारे साथ हुआ है कल तुम्हारे साथ होगा। भाई तुम्हारे साथ होगा तो क्या मतलब है, इसलिए सबके साथ होने दो, सबकी करप्शन बर्दाश्त। इसलिए तो आप कह रहे हैं ना 62-63 को आप आइन से निकाल दें, क्योंकि पहले ये तलवार उन्होंने रखी हुई थी। तो जब आप निकाल सकते थे तब तो आपने नहीं निकाला। हाँ, तो अभी तो कोशिश की जा रही है। अस्मा, असल मसला क्या हुआ है, ये जो हम इस वक्त पॉलिटिकल सर्कस देख रहे हैं, लिटरली जो पॉलिटिकल सर्कस हो रहा है,
ये जुडिशरी तक और मीडिया तक इसलिए पहुंचा क्योंकि आप इसको पार्लियामेंट में हल नहीं कर सके। ठीक, ये तो आपकी जमहूरी हुकूमत का पार्लियामेंट्री फेलियर है। सही, तो ये इट हैड टू गो टू द जुडिशरी। बिल्कुल। अगर मामलात को ये शुरू में बैठ के, जाहिर बात है, जब कहा जा रहा था TORs पे बात होती थी कि पार्लियामान के अंदर ही मामले को सेटल कर लिया जाए, उस वक्त नहीं माने, बज़िद हो गए, फिर कह दिया कमीशन बन जाए, फिर लेकिन मामला आगे चलता गया। हम फिर दोबारा जरा रैली पे आ जाते हैं। मैं दोनों मेहमानों से एक ही सवाल करूंगी, पहले डॉक्टर साहब की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो फिर रैली पे आ गए, नवाज शरीफ साहब खुश हैं? आपको उनके मूड से या बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है? कल वो खासे नाराज थे, बड़े बरहम थे, कहते हैं रात का खाना भी उन्होंने नहीं खाया, पिंडी के लोगों से मिले भी नहीं। आप नवाज शरीफ साहब का जहन जरा पढ़ने की कोशिश करें कि 32 साल से वो ताकतवर तरीन सियासतदान रहे हैं इस मुल्क में। अभी 32 घंटे हुए हैं उनको नाअहल करार दिया गया है, तो खुदा के लिए उनको 32 दिन दे दें, जरा अपना गुस्सा बाहर निकाल लें, जरा अपनी स्टीम बाहर निकाल लें। जरा पीछे कर लें, इतना 32 दिन के बाद अब अदालत ने जो फैसला दिया है वो ताहयात नाअहली का है। अगर आप उसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 पढ़ लें, उसका सेक्शन 5, तो वो कहते हैं कि जब आप नाअहल हो जाते हैं तो आप किसी पार्टी के कारकुन भी नहीं बन सकते। अब इतना सख्त आपने फैसला एक ऐसे शख्स के ऊपर डाल दिया है कि जो 32 साल से सियासी माहौल को वो डोमिनेंट प्लेयर रहा है इस मुल्क में, तो गिव हिम अनदर 32 डेज, ये सब भाप निकल जाएगी और उसके बाद ही विल बी। चलें, लेकिन आप कह रहे हैं ये सब भाप निकल जाएगी, लेकिन इस दौरान जजेस तो नहीं आपको लग रहा कि वो कोई सुमोटो हो सकता है कि आप जजेस को रोडों पे और सड़कों पे और चौराहों पे ऐसे आप डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, मैं लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह की ये अब तकारीर कर रहे हैं और जिस तरह से ये फैसले की धज्जियां बखेर रहे हैं अवाम में उस फैसले को लेके, तो इन पे वैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए। ये तो फिर ऐसे ही है कि जितने भी चोर डाकू जेलों में हैं, जिनके खिलाफ फैसले अदालतों से आए हैं, उनकी फैमिलीज भी रोडों पे आ जाएं, वो भी इनकी तरह आके एहतजाज करें, जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। देखिए, ये ऐसे ही है कि ये पकड़े तो चोरा चकारी में गए थे, लेकिन पता यही चला वो इन्होंने तो ये भी गड़बड़ की हुई है। तो ये मामला नहीं, देखिए कानूनी तौर पे वहां तक मामला भी नहीं पहुंचा। अभी इनको नाअहल करार दिया गया है, वो इकामा की बेसिस पे। करप्शन वाला मामला जो है वो अभी चल रहा है, वही कह रहा हूं, करप्शन वाले मामले पे ये पकड़े गए, लेकिन बीच में से अकामे भी पकड़े गए। अब ये कहते हैं ये तो था नहीं मंजरे आम पे, इसलिए कैसे सजा हो गई। तो एक तो ये मैं कहना चाहता हूं, दूसरा ये है कि ये जो रैलीज को लेके, जिस तरह आज भी मैं पहले भी कह रहा था, ये जो वावेला कर रहे हैं और ये जो एक मैसेज देना चाह रहे हैं, किन को ये मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? और साजिश कह रहे थे, आज ये साबित हो गया कि साजिशें इनके अपने अंदर हो रही हैं। खुद मियां साहब को ये लोग, इन्हें पता होना चाहिए किन्होंने इनको जीटी रोड पे चढ़ाया, और इनकी शक्ल बता रही थी कल भी और आज ये इशारा कर रही हैं वो अंडर 19 गेम की तरफ, और वो इशारा कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा की तरफ। ये वो लोग हैं जो कहते हैं जी मियां साहब घर जा रहे हैं। बाबा मियां साहब 4 साल से तो जीटी रोड से नहीं गए, मेरा आना जाना है जीटी रोड से, क्योंकि मैं सियालकोट रहता हूँ, इस्लामाबाद इतना बुरा हाल है सड़क का। बिल्कुल, तो मैं आते जाते सोचता हूँ यार हमारे सियासतदान नहीं से चले, कम से कम मियां साहब आज आपको पता चल गया होगा जीटी रोड के क्या हालात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके छोटे भाई जो इस सूबे के सीएम है, उनको तरस आ जाएगा जीटी रोड वालों पे, जीटी रोड ही बनवा देंगे वो। चले, अच्छी बात है, इस बहाने नई जीटी रोड भी बन सकती है। इस अल्लाह करे, मैं कहना चाहता हूँ 1 मिनट, अल्लाह करे कि जब ये शेखुपुरा वो पास जाए जीटी रोड पे, वहां फाटक एक लगा हुआ, यकीन करें बंद हो जाता है। ये बंद हो जाए, मियां साहब को पता चले अवाम किस अजियत से गुजरते हैं जब वो फाटक बंद होता है, वहां ब्रिज बनवा देंगे। लाहौर से थोड़ा बाहर है ना, लाहौर में होता है शेरशाह सूरी रोड इसी से गुजरा था, उसी ने ये सड़क तामीर करवाई थी, और मियां साहब अपना मुकाबला उसके साथ करते हैं, हो सकता है वो 188 मेंबरान हैं पीएमएलएन के अंदर। आई थिंक इस वक्त एक बड़ा इम्तिहान है उनके लिए, उनको डिसाइड करना है कि उन्होंने एक शख्स की के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है या उन्होंने पार्टी का करना है या उन्होंने कौमी मफाद को। तो डॉक्टर साहिबा, ये रैली के बाद क्या देख रही है? कुछ आपको कन्फ्रंट्रेशन लग रही है, हालात खराब होंगे जब लाहौर में, क्योंकि जाहिर बात है इनका काफिला दाखिल होगा, लाहौर तो इनका अपना शहर है, पूरी मशीनरी वहां पे भी इस्तेमाल होगी, तो इसके बाद कोई सियासी मंजरनामा आप क्या देख रही हैं पाकिस्तान की सियासत का? देखिए, लार्जली अस्मा मुझे ये लग रहा है कि रैली, चाहे ये माने या ना माने, हैज बिन अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। तो ये रैली से पहले जो एक आर्ग्यूमेंट पीएमएलएन का आ रहा था वो ये था कि जी
एस्टैब्लिशमेंट की ये उम्मीद थी कि जैसे ये डिसीजन आएगा पीएमएलएन में डिफेक्शन शुरू हो जाएंगी और पीएमएल टूट फूट जाएगी और पीएमएल नहीं टूटी फूटी, हम यूनाइटेड हैं। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो इन्होंने क्लेम था ना, ये थोड़ा कब्ल वक्त कर दिया है, क्योंकि हाउस ऑफ शरीफ में तो ऑलरेडी टूट फूट है। आज भी तहमीना साहिबा की बड़ी सख्त ट्वीट्स हैं, NA 120 के इलेक्शंस के ऊपर फैमिली में बहुत शोर है। लेकिन अब जो ये पुअर शो ऑफ टर्न आउट हुआ है और पुअर स्ट्रेंथ ऑफ पावर हुआ है, इससे वाकई ये सवाल उठेगा कि क्या पीएमएलएन बहैसियत जमात इनको होस्टेज रहेगी या नहीं। अच्छा। और उससे भी अहम बात यह है कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है ना, जिस किस्म की सियासत नवाज शरीफ साहब करते रहे और अब अपने बच्चों को लिए को भी चाहते हैं कि मरियम नवाज को चाहते हैं या उस पर कंट्रोल चाहते हैं, ना इनको मुल्क की परवाह होती है ना अवाम की। इनको अपने मफाद की, अपने प्रॉफिट की प्रोटेक्शन चाहिए होती है और उसी के लिए वो ये जंग लड़े और ये शायद लगता है इनकी जंग ऐसी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जाना भी है, आपका शुक्रिया हम अदा करते हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, ये जंग तो चले अब वो चलती रहेगी, लेकिन अब इस जंग के दौरान पीटीआई कहाँ खड़ी है? क्या पीटीआई तो नहीं बीच में कूद पड़ेगी या फिर कोई सब्र का पैमाना आपका लबरेज नहीं होगा कि 2 दिन से ये जा रही है, देखिए टीवी पे सारे बैठे हैं, हम कहाँ हैं, हमको नजर ही नहीं आ रहे। तो खान साहब क्या सोच रहे हैं इस तमाम मैं देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात को इंडोर्स करूंगा। इन्होंने जैसे कहा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक कौम जो है अपने कामों पे लग जाएगी। अभी तो ये सारा सर्कस वो देख रहे हैं, दरबारी भी नाच रहे हैं, मिनिस्टर्स भी पाकिस्तान के डांस कर रहे हैं, लुडियां डाली जा रही हैं, जी नाहल हो गया हमारा वजीर आजम। तो मकसद ये है कि घर जा रहे हैं, डॉक्टर साहब इतनी ज्यादती ना करें, वो घर जा रहे हैं, उनको जाने दें घर। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रही है। खान साहब ने जैसे कहा कि हम 14 अगस्त से अपनी मेंबरशिप कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। कैंडिडेट्स फर्स्ट फेज में अनाउंस होने जा रहे हैं, वो अपने हलकों में जाएंगे, काम करेंगे, भरपूर तैयारी होगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मंशूर होगा इलेक्शन के हवाले से वो लेके हम अवाम में आएंगे। लेकिन ये क्या लेके आएंगे या ये क्या बेचेंगे अगले इलेक्शन में, ये इसकी ये अपनी नाअहली बेचेंगे शायद, जो भी कह रहे हैं। हो सकता है आज तकरीबन से यही लग रहा था जी, 1 मिनट में 5 जजेस ने मुझे फारिग कर दिया। इनके लिए सोचने वाली ये बात है, एक भी जज नहीं निकला जिसने कहा ये सादक और अमीन है। चले होता है जी 4-1 का फैसला आ जाए, 3-2 का आ जाए, 5-0 तीनों को बड़ा एप्रिशिएट करते हैं। ये सर आप भी यहाँ आए, कितनी डिबेट इस पे की, बड़ा एप्रिशिएट करते हैं। फैसला अक्सरियत का होता है, तो अब तो मेजॉरिटी ने फैसला दे दिया, 5 जजेस ने जब दे दिया फैसला, अब कह रहे हैं कि जी देखिए 5 जज हमें घर भेज सकते हैं क्या? देखिए आसमा, मैं समझता हूं कि पीएमएलएन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इनके पास एक सियासी हिकमत अमली है और वो सियासी हिकमत अमली ये है कि इस वक्त वो मजलूमियत बेच रहे हैं, मजलूमियत का मेवा बेच रहे हैं कि हमारे पे जुल्म हो गया, हमारे पे जुल्म हो गया। बिकेगा या नहीं बिकेगा ये तो इलेक्शन बताएगा। लेकिन दूसरा, मीडिया के ऊपर आप देखिए इनकी जारहाना कैंपेन है। मीडिया में अग्रेसिव हैं और फिर अपने इत्तेहादियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी। इनकी स्ट्रेटेजी, सियासी हिकमत अमली ये होगी कि मार्च तक ये डिले किया जाए, किसी तरह मार्च में सेनेट का इलेक्शन जीता जाए और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन। देखिए इस वक्त पीटीआई कोई इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस के हवाले से। एक तो ये जो रूटीन चल रही है, अगर नवाज शरीफ साहब ने आज शुरू कर दी है, ये 1 साल इसको मेंटेन सस्टेन नहीं कर सकते कि इलेक्शन अभी कोई अगले 2-3 महीनों में होने वाला नहीं है। एक तो कानून है कि जब तक जो सेंसस कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त तक आपका इलेक्शन नहीं होगा। तो अब हम 2018 के कोई मिडिल की बात कर रहे हैं। तो ये मिडिल की जो बात सर आप तो कर रहे हैं, एक जेन्युइन एनालिसिस दे रहे हैं। आसमा जहांगीर साहिबा को कल मैंने पढ़ा, वो जो हेडलाइंस बनी अखबारों की, मुझे बूटों की धमक सुनाई दे रही है। तो ये भी कोई खतरा है, ये भी कोई खदशा है इनको पीछे से कि कुछ ऐसा भी होने जा रहा है? मेरा 18 का इलेक्शन तो शायद ये दोबारा से आई थिंक इनकी जहनियत भी वो 90 की दिहाई में फंसी हुई है। अब इस वक्त कोई इस किस्म का खतरा नहीं है। देखिए बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन हो गई है। आपने एक नई काबीना चुन ली है, पार्लियामेंट ने अपना एक नया वजीर आजम चुन लिया है। अगर नवाज शरीफ साहब जिस सिमत में इस वक्त जा रहे हैं अगर जाते रहे तो फिर मामला खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर वो कानून और आयन का फैसला मान जाएं और ये अपनी भड़ास निकालने के बाद जो है वो चुप करके बैठ जाए, लेकिन वो चुप करके बैठने वाले नहीं। ये एक जीजी ब्रिगेड भी है जो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा बन चुकी है। तो आपको क्या लग रहा है, वो तो चुप करके बैठने वाले नहीं? वैसे भी वो नए वजीर आजम का जिक्र हुआ है, वो भी बेचारे बस आप देखते होंगे ड्राइंग रूम में इधर उधर घूम रहे होते हैं, कोई उन्हें वजीर आजम मानता ही नहीं है। मैं और टॉक शोज में भी था नून लीग वालों के साथ, हमारा वजीर आजम नवाज शरीफ, आज भी वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लग रहे थे। मकसद वो तो उन्हें मानते ही नहीं है। बाबा फिर यही कह दो एक मुंशी वजीर आजम हम ले आए हैं, हम मानते ही नहीं है उन्हें वजीर आजम। और फिर आप देखें
45 रोज के लिए जो कहा गया था, ये लेकिन अब 10 महीने के लिए कहा चले वो हो गए, लेकिन निस्फ सेंचुरी के वज़रा आ गए और वो उनको भी मुबारकबाद हो दानियाल अजीज साहब, वो फुल मिनिस्टर। आप लोगों ने इतनी उनकी सिफारिश की कि आप उनको प्राइम बड़ी मेहनत की, फेडरल मिनिस्टर बनाए। ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस थी उनकी बाहर, वो ऐसा जबरदस्त एक्टिंग के साथ झूठ बोलते थे जैसे लग रहा था वाम को कि फैसला आ गया। लेकिन स्टेट मिनिस्टर नहीं बने, तो फिर उन्होंने मिनिस्ट्री नहीं भी ली, पहले जूनियर मिनिस्टर बने, फिर उन्होंने एहतजाज किया, सीनियर बन गए, वो भी कामयाब हो गए हैं। तो देखे ना कैसे कैसे लोग कामयाब हुए हैं। मियां साहब घर चले गए हैं लेकिन बहुत सारे इनके वज़रा आबाद हो गए हैं, खुश हो गए हैं, उनके मिशन कामयाब हो गए हैं। वो जो चाहते थे हमें मिनिस्ट्रियां मिल जाए और वो आज देख लें उनके चेहरे खिलखिला रहे हैं। लेकिन लोग फिर भी नहीं निकले। मेरा वही शिकवा है, वही शिकायत है। और अभी देखें फुटेज अगर निकल आते लोग, तो क्या होता? आप सोच लीजिए कि मैं कहता हूं 1 करोड़ आदमी निकल आता, 1 करोड़ अवाम के लोग बाहर निकले, फिर क्या हो जाता? क्या वो जो अदालत ने फैसला किया वो वापस ले लेती? क्या जो अदालत फैसला करने चली है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के हवाले से, क्या उसके ऊपर कोई असर आ जाता? क्या फौज के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस आ जाती अगर 1 करोड़ बंदा भी निकल आए? लेकिन मकसद हम, लेकिन रिव्यू में क्यों अभी तक नहीं जा रहे? इतनी देर क्यों कर ली? रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं, ये कह रहे हैं हम, जाएगा ना उसी बेंच के सामने जाएगा, बट अभी तैयारी इस तरह की तो तब जाएं अगर इनके पास मनी ट्रेल है, कोई चीज नहीं लेके जाएंगे तो बात करेंगे। लेकिन एक जरूर सबक हासिल हुआ है इनको इस रैली में कि ये बड़ा एक समझते थे जबरदस्त प्रोजेक्ट है ये जो मेट्रो है, और इसी वजह से इन्होंने ये जो इस्लामाबाद से फिर रावलपिंडी की तरफ गए हैं कि शायद लोग बाहर निकले। कम से कम ये सबक इन्हें मिल गया कि लोग मेट्रोज पे, ऑरेंज लाइंस पे, ये सड़कों पे, अंडर पासेज, ओवर पासेज, इन पे नहीं। अवाम रिलीफ चाहते हैं, अवाम बेरोजगारी का हल चाहते हैं, महंगाई का हल चाहते हैं, और हकीकी मायनों में नारेबाजी से नहीं बिजली का हल चाहते हैं, सस्ती। आम आदमी को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा वो खुश नहीं होगा, और ये इन्होंने देख लिया। चंद हजार लोग आए हैं जीटी रोड, इस पे इख्तिलाफ करना चाहूँ। देखिए पंजाब के दौरान पंजाब के वोटर जो हैं वो ये जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनमें रोड्स हैं, मोटरवेज हैं, मेट्रो बसेस हैं, तारीखी तौर पे देखा गया कि इसके ऊपर वोट डलता है। अच्छा। इस खित्ते में इस चीज के ऊपर वोट डलता है। पिंडी इतनी वो बड़ी नहीं देखते हैं कि 50 बिलियन की मेट्रो बना दी, कल पिंडी वाले नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे कितने वोट ले गए थे, मतलब एक शेख रशीद साहब हैं या एक दो बिल्कुल इमरान खान की दूसरी सीट है। आप लोग निकलना और वोट करना अलग उन दोनों में तफरीक है पीएमएलएन के वोटर के हवाले से। लोगों को डॉक्टर साहब निकलना फिर चाहिए था ना, फिर वोटर तो वही है जो फिर बाहर निकले। अपने लीडर की एक झलक देखिए, हमारा देखे ना मजा तो ये आसान काम नहीं है, बर्दाश्त नहीं। मैं कहता हूँ, मैं आज इन्हें चैलेंज करता हूँ, ये गवर्नमेंट में बैठे हैं ना, 48 घंटे के नोटिस पे हमने ये परेड ग्राउंड बढ़ा है। ये जो फैसला आया जो हमारा यौम तशक्कर था 48 घंटे के नोटिस पे, और ये देखें जरा पूरी आजाद कश्मीर गवर्नमेंट, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, फेडरल हुकूमत सब मिलके सरकारी मशीनरी लग के भी नतायज आपके सामने। थोड़े से नंबर्स देख लीजिए आप। देखिए पीटीआई के जलसे जो हैं वो बाकी कोई सियासी जमात नंबर्स में उनका मुकाबला नहीं कर सकती। आप 2013 के इलेक्शन में देख लीजिए कि मुल्तान से लेके रहीम यार खान और मुल्तान से ऊपर रावलपिंडी 148 हल्के हैं, और पीटीआई की आधा दर्जन सीटें हैं, सिर्फ आधा दर्जन सीटें हैं। हालांकि इतने बड़े जलसे किए, इतने बड़े जलसे किए, और इनके पास कोई आदमी नहीं निकलता। लेकिन आप सोचिए कि कितने, अब सेंसस हो गया, 18 साल का वोटर भी तैयार है इनको वोट करने के लिए। शायद पिछले इलेक्शन में हमसे जो एक बड़ी गलती हुई वो ये कि उसके करीब हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, पार्टी सारी उस तरफ लगी रही। आखिर में आके 1 माह के अंदर हमने टिकट अनाउंस किए। वो जो भी जैसे भी हुए उन हालात में, इसीलिए पार्टी ने फैसला किया कि हम फर्स्ट फेज में कम से कम 70-80 शायद। डॉक्टर साहब आप ये देखिए, अब सोचिए हासिल कर लें। एक जमाने में ये नजरियाती पार्टी होती थी, बिल्कुल अब नहीं रही। अब ये नजरियाती पार्टी, अब ये जब आपने कहा कि इलेक्टेबल्स रख ली हैं तो इसका मतलब है कि अब ये भी बराबरी में आ गए हैं। जो पीपल्स पार्टी करती थी, जो पीएमएल नजरियाती पार्टी नहीं रही, अभी पीपल्स पार्टी सियासी जमात, अब रवायती सियासी पार्टी। बिल्कुल एक जेन्युइन वर्कर मकसद ये है कि इंशाल्लाह ताला नजरियाती और जबरदस्त वर्कर्स को टिकट हम यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं और 8 बजे दोबारा अपने दीगर पैनलिस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारी लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं।